हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। क्या हाल है आप सभी के। दोस्तों आज मैं आपसे सीए इंटर के सबसे आसान सब्जेक्ट का जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है वो डिस्कस करने वाला हूँ। सर आसान? मैंने कहा हाँ जी दोस्तों, आसान ही तो है। कौन सा है ये पेपर? मैंने कहा सर पेपर नंबर 6 दैट इज एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और उसी के साथ है हमारा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट भी। दोस्तों इस पेपर की इंपॉर्टेंस पहले आपको समझनी है और उसके हिसाब से कैसे आपको प्रिपरेशन करना है ये हम अपने वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। वीडियो को लाइक करके अपने सभी सीए इंटर दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए फटाफट से हम अपनी बातों को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, सर आप सबसे पहले ये बताइए कि हमारे ये एफएम और एसएम का पेपर जो है ये कितने कितने मार्क्स का है। मैंने कहा सर ये एफएम है हमारा 50 मार्क्स का, और ये जो एसएम है ये भी हमारे 50 मार्क्स का ही पेपर है, ठीक है ना। तो ये एफएम पेपर नंबर 6A है और एसएम है पेपर नंबर 6B। इस एसएम पेपर के बारे में आपको गाइडेंस मैम उपासना जी से मिल जाएगा, ठीक है, और वो आपको बताएंगे कि आपको अपने एसएम की जो प्रिपरेशन है वो कैसे करनी है, ठीक है। हम अपने बात करेंगे पेपर नंबर 6A के बारे में, जो कि है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दोस्तों फाइनेंशियल मैनेजमेंट को तैयार करने से पहले हमें इसके पूरे ऑब्जेक्टिव के बारे में सबसे ज्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए। सर किसी भी कंपनी के कोई भी ऑपरेशंस बिना फाइनेंस के पूरे नहीं हो सकते। मैं कहता हूं चालू ही नहीं हो सकते। अब चालू करने के लिए हमें प्रोक्योरमेंट, उसका एप्लीकेशन और उसके बाद उसका एनालिसिस, ये तीनों ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो हमें पहले पैसा लेना है, पैसे को इन्वेस्ट करना है, और उसके बाद हमें ये देखना है, एनालाइज करना है कि हमने काम अच्छे से किया है या नहीं किया है। यही मूलभूत एफएम का पूरा ऑब्जेक्टिव है। अगर आपको ये बात समझ में आती है तो आपकी प्रिपरेशन बहुत आसान हो जाएगी। कैसे हो जाएगी आइए समझते हैं। सर सबसे पहले हम अपने सिलेबस को देख लेते हैं। सिलेबस में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। तो सर ये मॉड्यूल नंबर 1 है हमारा, ठीक है ना। तो मॉड्यूल नंबर 1 ऑफ पेपर 6A में हमें क्या क्या बातें गिवन है। तो मैंने कहा सर हमें यहाँ पर चैप्टर नंबर कौन सा गिवन है। पहला स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो ये हमारा थ्योरी चैप्टर है। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 2 है टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग, ये भी हमारा थ्योरी है, ठीक है ना। इन दोनों थ्योरी चैप्टर्स के बारे में हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे। आते हैं हम सबसे पहले अपने प्रैक्टिकल और जो कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है उस वाले सेक्शन पे। तो सेक्शन में हम बात करते हैं, सबसे पहला चैप्टर है हमारा रेशियो एनालिसिस, ठीक है ना। उसके बाद हमें दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, देन हमें दिया हुआ है कैपिटल स्ट्रक्चर, एंड देन उसके बाद दिया हुआ है हमें फाइनेंशियल लेवरेजेस, जिसको लेवरेजेस के नाम से भी जाना जाता है। ये हो गया हमारा मॉड्यूल नंबर 1 के सारे चैप्टर्स का डिस्कशन, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। सर इसके बाद हम लोग अपने मॉड्यूल 2 का सिलेबस देख लेते हैं एक बारी। मॉड्यूल 2 में क्या क्या चैप्टर्स दिए हुए हैं हमें। तो यहां पर हमें दिया हुआ है सबसे पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, डिविडेंड डिसीजंस, एंड देन मैनेजमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल, या फिर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के नाम से भी इस चैप्टर को हम जानते हैं, ठीक है ना। सर ये तो आपने सिलेबस बता दिया। मैंने कहा सर अब तैयारी कैसे करें, आप ये भी बता दीजिए फटाफट से। दोस्तों तैयारी को करने से पहले आपको जो जो बातें ध्यान में रखनी होंगी वो मैं आपको पहले बता देता हूं। सर कौन कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी है। सर सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि जब हम तैयारी करेंगे तो हमारे को कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। कंसेप्ट्स को समझते वक्त अगर कोई डाउट है मन में तो आपको टीचर से समझ लेना है, पता कर लेना है कि जो मेरा डाउट है उसका क्या आंसर है। डाउट्स को अपने पास बिल्कुल भी रोक के रखना नहीं है। और इसीलिए मैं आपको यह भी बता दूं कि आप हमारी वेबसाइट पे, ग्रूमिंग एजुकेशन की वेबसाइट पे जाकर जो सीए इंटर का 3.0 कोर्स है उसमें आप जाकर अपने आप को जरूर से एनरोल करिए। वहां पर आपको हाईएस्ट क्वालिटी के वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे जहां पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है, ठीक है ना। सर इसी के साथ साथ हमें और क्या ध्यान रखना है। सर क्वेश्चंस की भरपूर प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। और कैसे प्रैक्टिस करनी है, तो मैंने कहा सर हमारा जो पीपी बुक है दैट इज द परफेक्ट प्रैक्टिस बुक, इससे आपको खूब सारी मेहनत करनी है ऑन द क्वेश्चंस को कैसे करना है, सर क्वेश्चन की लैंग्वेज को कैसे इंटरप्रेट करना है, ये सारी बातें आपको समझनी है, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट इजी होता है बट लैंग्वेज को डिफिकल्ट बनाकर एग्जामिनर आपको थोड़ा सा उलझा देता है, कंफ्यूज कर देता है, और वहीं बच्चे अपने मार्क्स खो देते हैं। सर इसी के साथ साथ थ्योरी को लिखने की प्रैक्टिस करनी बहुत ज्यादा जरूरी है,
ठीक है ना सर। हम सोचते हैं कि हमें कंसेप्ट के बारे में पता है और हम अपने शब्दों में लिखाएंगे, तो ऐसा नहीं हो पाता है। जब तक आप अपने आइडियाज, अपने पॉइंट्स को लिखने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब एग्जामिनेशन में जाकर आपका वो जो टाइम वेस्ट होगा इन कंस्ट्रक्टिंग द आंसर, वो आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। सर हम जानते हैं कि न्यू सिलेबस में हमारे पास एमसीक्यूज भी आ चुके हैं, अब तो एमसीक्यूज भी आ चुके हैं 30 मार्क्स के, ठीक है ना। और इसलिए एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर ये फ्री के नंबर हो सकते हैं अगर आपका इसके साथ साथ कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत क्लियर है। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़कर उन 4 ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा सही जो भी है वही हमें सेलेक्ट करके आना है, ठीक है। अब इसी के साथ साथ मॉक टेस्ट खूब सारे दीजिए। मैं तो कहता हूं सर मिनिमम 4 से 5 आपको मॉक टेस्ट देने ही चाहिए, ठीक है ना। मॉक टेस्ट देने से आपको कॉन्फिडेंस और आपकी गलतियों का अर्ली रियलाइजेशन भी हो जाता है, ठीक है। मैं अपने क्लास में जनरली बच्चों को हमेशा कहता हूं कि आप अपने डाउट का रजिस्टर बनाइए, ना बनाइए चलेगा, बट अपनी मिस्टेक्स का एक रिकॉर्ड जरूर रखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने कहां गलती करी थी ये जरूर से लिख के रखिए, सो दैट आपको याद रहे। आपको याद रहना चाहिए कि सर मैंने उस वाले क्वेश्चन में ये गलती करी थी जो अब मुझे नहीं करनी है, ठीक है ना। तो माइंड में जब एक बार डेटा फीड हो जाता है तो वो आपको सतर्क कर देता है, ठीक है ना। जैसे हम रेड लाइट को देख के अचानक से ही रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि हमें पता है कि सर अगर रेड लाइट क्रॉस करेंगे तो यहां पर दिक्कत हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है ना। चलिए, तो इन सारी बातों का ध्यान रखना है। और अब हम किस सीरियल ऑर्डर में अपने चैप्टर्स को स्टार्ट करें, प्रिपेयर करना, ये हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको चैप्टर करना है कौन सा वाला? तो मैंने कहा सर आपको चैप्टर करना है ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल, चैप्टर नंबर 1, ठीक है ना। फिर आपको करना है ये वाला चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, और उसके बाद आपको ये करना है चैप्टर नंबर 3। ये तीनों चैप्टर आपस में कॉन्सेप्ट्स को कोरिलेट करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं समझने में। तो जब आप चैप्टर नंबर 4, 5, 6, दैट इज ये हमारा सेट 1 बन जाएगा, ठीक है ना। इस सेट को कर लेंगे तो आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होगी अबाउट फाइनेंशियल फंड्स का जो प्रोक्योरमेंट है वो कैसे होना चाहिए, किस बेसिस पे होना चाहिए, और उसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कंपनी के ऊपर। फिर इन सभी चैप्टर्स को पढ़ते हुए इनके रिस्पेक्टिव जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको उसी टाइम कर लेने हैं। तो क्वेश्चंस करने हैं और थ्योरी भी इनमें कुछ कुछ जगह है तो वो आपको ज़रूर से करनी है, ठीक है ना। तो थ्योरी की राइटिंग प्रैक्टिस ऐसा नहीं है कि बाद में करेंगे जी, नहीं, अभी हम कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ेंगे, हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे और थ्योरी भी लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। ये सभी चैप्टर्स के साथ करना है। ऐसा नहीं कि पहला चैप्टर सबसे पहली बार इसको स्टार्ट कर रहे हैं तो सारी मेहनत पहले में कर ली, फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 5, 6 और आगे के सारे चैप्टर्स एकदम ऐसे ही निकाल दिए हमने, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद हम अपने मॉड्यूल नंबर 2 पे चलेंगे और मॉड्यूल नंबर 2 में हमको करना है क्या, तो मैं बताऊं आपको करना है ये वाला चैप्टर, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 4 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये आपका एक इंडिपेंडेंट सेट है, सेट हमारा ये था 1, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है ना। इसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में आपको किस बात का ध्यान रखना है? सर आपको ध्यान रखना है बहुत सारे क्वेश्चंस का जो आपको करने होंगे, और लॉट, ठीक है ना। जितनी ज़्यादा आप इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर के बारे में, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस और जो ग्रिस्प आएगा कॉन्सेप्ट के ऊपर वो आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर सर हमें अपने थ्योरी तो आपको ऐसा कुछ नहीं मिलने वाली है, यहाँ पर आपको सिर्फ कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान देना है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर थ्योरी आपको एकदम नाम मात्र की मिलेगी, ठीक है। इसके बाद आपको करना है चैप्टर नंबर 5, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, ये सेट नंबर 3 हो जाएगा आपका, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इसमें मैं आपको बता दूं कौन कौन सा एरियाज भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला यूनिट जो आपका वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन एंड ऑपरेटिंग साइकिल से रिलेट करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट ट्रेजरी, जिसमें आपका कैश मैनेजमेंट है। एंड तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, ठीक है ना। ये 3 यूनिट आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसके जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होने वाला है, ठीक है ना। और ये सब की जो वेटेज है वो मैं अभी 2 मिनट में आपको बता भी देता हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, मैंने कहा सर इसके बाद आपको करना है डिविडेंड डिसीजन, सेट नंबर 4, ठीक है ना। तो ये आपका चैप्टर नंबर
हो जाएगा 6। ठीक, इसमें क्वेश्चंस कुछ हद तक ही हैं, ठीक है, और कुछ कुछ आपको यहाँ पर कैपिटल स्ट्रक्चर से मिलती हुई एक थ्योरी मिल जाएगी। कंसेप्ट तो दोनों का अलग है, बट आपको थ्योरी एक कॉमन से मिल जाएगी, तो आपका उतना भी काम आपका कम हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर थ्योरी आपको मिलेगी, तो थ्योरी की राइटिंग प्रैक्टिस और कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो देखिए हर चैप्टर में आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना, फिर इसके बाद फाइनली हमारे पास एक ही चैप्टर बचता है, दैट इज रेशियो एनालिसिस, और ये आपका चैप्टर नंबर 7 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपको करना है, इसमें आपको फॉर्मूलेस याद रखने हैं और इनके क्वेश्चंस की काफी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा। किसी भी सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस क्रिएट करने का तरीका एक ही है, सर कंसेप्ट क्लियर हो और हमारी प्रैक्टिस भरपूर हो। ठीक है ना, फिर फाइनली आप चैप्टर 8 एंड 9 यहाँ पर आप कवर कर लें थ्योरी के, आपका पूरा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 9 ही चैप्टर्स थे अपने पास, और 9 चैप्टर्स का जो सीरियल ऑर्डर है ये मैंने आपको लिख के बता दिया है। ठीक है ना, चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ये जो काम खत्म हो जाता है, तो ये आपका सेट 5 आ जाएगा और ये दोनों आपका सेट 6। ठीक है ना, तो ऐसे आप पूरी अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब मैं फटाफट से आपको क्या बता दूं, यहाँ पर वेटेज बता देता हूं। तो वेटेज देखिए यहाँ पे 0 से 5 मार्क्स, यहाँ पर 0 से 5 मार्क्स, ठीक है ना, आपको मिल जाएंगे दोनों तरफ। फिर जो रेशियोज है ये आपको 5 से 10 नंबर का पूछा जा सकता है, कभी कभी 5 नंबर का मैंडेटरी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, और कभी कभी बाहर जो आपके अदर देन क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसमें 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी 5 से 10 नंबर का, कैपिटल स्ट्रक्चर में 5 से 10। ठीक है ना, अब ये बदलता रहता है, ठीक है ना, हर समय कभी 5 का पूछ लिया, कभी 10 का पूछ लिया, ऐसे ऐसे करके बदलता है। फाइनेंशियल लेवरेज जनरली 5 नंबर का ही पूछा जाता है, 10 नंबर का सवाल यहाँ पर बनता ही नहीं है क्योंकि, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है ये आपका 10 से 15 मार्क्स, और ये जो आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है ये भी आपका 10 से 15 मार्क है। डिविडेंड डिसीजन जनरली 0 से 5 मार्क आपको पूछा जाता है। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको वेटेज भी बता दी है। वेटेज के हिसाब से आपको क्लासिफाई नहीं करना है, जो ऑर्डर मैंने आपको बताया है आपको उसी ऑर्डर को फॉलो करके अपने प्रिपरेशन को करना है। ठीक है ना, चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी था वो हो जाता है खत्म। आप फटाफट से इन सभी बातों को अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। आप लोगों के काफी क्वेश्चंस हैं एसएम को लेकर कि मैम कैसे प्रिपेयर करें, कौन से चैप्टर्स वी शुड स्टार्ट फर्स्ट, हाउ डू वी लर्न स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, डू वी नीड राइटिंग प्रैक्टिस फॉर इट। ऑल योर क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड थ्रू दिस वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड एंड विदाउट वेस्टिंग अ मिनट फर्दर, let's start. So let's talk about basics first. So as we know that just like FM, strategic management को भी 50 मार्क्स अलॉट करे गए हैं। अब ये 50 मार्क्स कैसे डिवाइड किए गए हैं, 35 मार्क्स के आपके आएंगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, या आप बोल सकते हो केस सिनारियोज, and the remaining 15 marks you will get objective questions, multiple choice questions. तो मैम पहले भी तो यही होता था, definitely pattern वही है, but the level of questions will definitely go up now. Next point, अब total chapters in strategic management हमारे पास हैं 5. Every chapter is carrying 15 to 25% weightage, which means that हमें approximately 7 to 12 marks, 13 marks के questions देखने को मिलेंगे from every chapter. So why not pick up those chapters first which are comparatively easier? अगर सबकी वेटेज इक्वल है तो हम पहले वो चैप्टर्स करेंगे जो हमारे लिए समझना आसान है, दे आर इजी टू अंडरस्टैंड, राइट, उनमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं है, तो हमारे लिए रिटेन करने के लिए थोड़ा कम होगा एंड हमारा टाइम भी जिसमें कम लगे। सो कीपिंग ऑल दीज पॉइंट्स इन माइंड, हमारे लिए प्रायोरिटी चैप्टर्स कौन से हैं? सो योर फर्स्ट ऑप्शन इज दैट पहले आप चैप्टर नंबर 1, 2 and 4 करें। जब ये चैप्टर्स अच्छे से हो जाएं, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दीज 3 चैप्टर्स, देन यू शिफ्ट योर फोकस टू चैप्टर 3, और उसके बाद लास्ट में आप चैप्टर 5 करेंगे। ऑल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हो, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। तो एटलीस्ट हम 3 चैप्टर्स अगर कर लेते हैं बहुत अच्छे से, तो हमारा अप्रॉक्सीमेटली 30 to 35 मार्क्स कवर हो जाएंगे, राइट। इतना हमारा कवर हो जाता है ना तो हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट टाइम, हमें टाइम कितना अलॉट करना है? सो डेली आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को 2 to 4 आवर्स देने हैं। ऑल्सो यू हैव टू गिव 10 to 15 डेज फॉर ईच चैप्टर ऑफ एसएम। अब ये जो 10 to 15 डेज आपको हर एक चैप्टर को देने हैं, इसमें क्या करना है? कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, वीडियोस देखनी है, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं और उसका टेस्ट देना है। इससे क्या होगा दैट 2 to 2.5 मंथ्स के पीरियड में आपका
पूरा SM सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा। उसके बाद भी सफिशिएंट टाइम बचा होगा आपके पास इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर वीकनेसेस एंड फॉर रिवाइजिंग द इंटायर सिलेबस, बिकॉज रिविजन तो हमें बार बार करनी है। जितनी बार आप रिवाइज करोगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, उतना स्ट्रॉन्ग ये आपका सब्जेक्ट होगा। सो हाउ यू हैव टू प्रिपेयर, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। कॉन्सेप्ट्स कैसे क्लियर करेंगे? आप वीडियोस देखोगे, आप लाइव क्लासेस लोगे, जहां से भी आप ले रहे हैं, एज पर योर कन्वीनियंस आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली अंडर न्यू स्कीम, बिकॉज वेदर इट इज डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस और योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, दोनों में आपको केस सिनारियोज आएंगे और बहुत हाई लेवल के होंगे। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जो सुपरफिशियल नॉलेज से तो आप क्लियर नहीं कर पाओगे, सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आप वीडियोस रेफर कर रहे हो, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हो, उसके साथ साथ मेक श्योर दैट आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहें। यू कैन मेक यूज ऑफ फ्लो चार्ट्स, माइंड मैप्स बना सकते हो, निमोनिक्स का यूज कर सकते हो, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते जाओ, सो दैट फर्दर जब आप रिवाइज करोगे आप इन्हीं कीवर्ड्स पर, की टर्म्स पर ज्यादा फोकस करोगे। उसके बाद आप सेकेंड चैप्टर पे मूव नहीं करोगे जब तक कि आप उस फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस ना कर लो। आप बार बार पूछते हो कि क्या हमें स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में राइटिंग प्रैक्टिस करनी है? द आंसर इज डेफिनेटली यस, बिकॉज पढ़ना एक चीज होती है, पॉइंट्स याद हो गए, लेकिन उसे प्रेजेंट कैसे करना है, क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं, दैट इज अनदर थिंग। सो फॉर दैट राइटिंग प्रैक्टिस आपके बहुत काम आएगी। ऑल्सो इट विल हेल्प यू इन मैनेजिंग योर टाइम। सो ये जो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, ये कौन से क्वेश्चंस हैं? सो दिस इंक्लूड्स योर मॉड्यूल क्वेश्चंस, योर RTP, MTP, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, सब क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। और ये सारे क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलेंगे? सो ये आपको मिलेंगे हमारी परफेक्ट प्रैक्टिस बुक में। एंड यहाँ पर मैंने लिखा है प्रैक्टिस क्वेश्चन इन चंक्स, ऐसा इसलिए बिकॉज कुछ चैप्टर में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। सो आप चंक्स में करोगे। एक दिन आपने 15 क्वेश्चंस कर दिए, देन नेक्स्ट डे 10 मोर क्वेश्चंस, देन नेक्स्ट डे अनदर 15 क्वेश्चंस। सो ऐसे चंक्स में करके आपके वो पूरे 50 क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे, जो कि आपका मैक्सिमम सिलेबस कवर कर लेते हैं। देन आफ्टर प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस आपको उसी पर्टिकुलर चैप्टर का टेस्ट देना है in order to understand your shortcomings, in order to understand that where do you need to improve। और ये chapter wise descriptive test भी आपको कोर्स में मिल जाएंगे। The course is live, CA Intermediate 3.0, the link will be given in the description, आप उसे चेक कर सकते हैं। Then once you have given the test, उसके बाद क्या करोगे? मैम हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे? नहीं, नेक्स्ट चैप्टर पे नहीं जाना है। पहले आप उसी चैप्टर को दोबारा से रिवाइज करोगे, उसके सारे की पॉइंट्स को एक बारी रीड करोगे और फिर आप साथ में MCQs को भी पढ़ोगे। डोंट इग्नोर MCQs। सो ये भी आप रेफर कर सकते हो इन द कोर्स। यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, केस सिनारियोज भी मिलेंगे, जो नए टॉपिक्स ऐड करे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं। एंड फाइनली जब आपके सारे 5 चैप्टर्स इस तरह से प्रिपेयर हो जाएंगे, उसके बाद आप टुवर्ड्स द एंड क्या करेंगे? फुल कोर्स टेस्ट देंगे। गिविंग द फुल कोर्स टेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, बिकॉज इट इज एट दिस स्टेज दैट यू विल गेट टू नो दैट एक्चुअली आप कितने रेडी हो टू गिव द एग्जाम। और अगर आप नहीं हो, यू कैन अकॉर्डिंगली रेक्टिफाई, you can accordingly make corrections and improve yourself. Do keep these key points in your mind and start preparing for your exams. We will see you in the next video. Till then, bye bye and take care of yourselves.